अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। हाँ, क्या हाल है बशीर साहब? नाजिया, एक शेर सुनाऊं? सुना दो सर। मंजिल से बढ़ के मंजिल की तलाश कर, मंजिल से बढ़ के मंजिल की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश कर। बात समझ गए? नहीं, इतना ही था शेर। धूप होगी ऐसे 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 ऐसे। अब सामने से तो ऐसे लगेगी, बट जब तू इसको ऐसे बनाएगा तो ऐसे बनाएगा ना, सर्कुलर लूप को। कल एक बच्चा था, मुझे पूछ रहा था, सर इश्क होता है, कैसे होता है? मैंने उसे पता क्या बोला? मैंने बोला होता है, पर बाप के पैसे से होता है, अपने पैसों से इश्क नहीं होता। अपने पैसों से इश्क सर किसी और तरीके से हो सकता है। मैंने जवाब दिया, मैंने बोला हराम के पैसे से हो सकता है, क्योंकि हलाल का पैसा होता ही थोड़ा सा। ठीक है, तो इश्क करना बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है ना? ये ऐसे है ना, एक तरफ फोर्स अंदर, एक तरफ फोर्स बाहर, तो ये रोटेट करना लग जाएगा। तो ये शीशा है, पहले देखा तो मेरी शक्ल नजर आ रही थी, बाद में देखा तो शीशा उल्ट गया होगा। तो इससे ये पता चला जैसे करंट आ जाता है शीशा उल्ट जाता है। मां कसम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल इससे सवाल बनता है, क्या? दैट इज फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ सेम डायरेक्शन। क्या किसी भी रिंग में से सीधी साइड से करंट अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो वो बन जाता है साउथ पोल, और मैंने इस साइड कुछ ड्रा नहीं करके रखा है, अगर आप ध्यान से देखो कुछ ड्रा नहीं है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये बन जाता है नॉर्थ पोल। ठीक है, इसमें से करंट ऊपर जा रहा है, उफरा। ये आपने यहां से पकड़ा, ये थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस कर्ल फिंगर, ये जो कर्ल फिंगर है ऐसे, ठीक है, ये देंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो ऊपर से मैग्नेटिक टक 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 टक। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। हाँ, क्या हाल है बशीर साहब? नाजिया, रुखसाना, फरजाना, सरदीप सिंह, राहुल, करण, पीयूष, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। क्या कर रहे हो? आपके लिए वन शॉट बना रहे हैं, और वन शॉट किसका रहने वाला है? दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर, फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है? फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। सर पूरा करवाओगे? हाँ जी पूरा करवाएंगे। सर बेस भी करवाओगे? हाँ जी बेस से चलेंगे और टॉप तक जाएंगे। हाँ सर। एक शेर सुनाऊं? सुना दो सर। मंजिल से बढ़ के मंजिल की तलाश कर, मंजिल से बढ़ के मंजिल की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश कर। बात समझ गए? नहीं, इतना ही था शेर। मंजिल से बढ़ के मंजिल की तलाश कर मतलब एक मंजिल मिल जाए फिर दूसरे मंजिल के बारे में सोच, और अगर दरिया मिल जाए तो समुंदर के बारे में सोच। ओके। अच्छा, कल एक बच्चा था, मुझे पूछ रहा था, सर इश्क होता है, कैसे होता है? मैंने उसे पता क्या बोला? मैंने बोला होता है, पर बाप के पैसे से होता है, अपने पैसों से इश्क नहीं होता। अपने पैसों से इश्क सर किसी और तरीके से हो सकता है। मैंने जवाब दिया, मैंने बोला हराम के पैसे से हो सकता है, क्योंकि हलाल का पैसा होता ही थोड़ा सा। ठीक है, तो इश्क करना बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक। अच्छा, बहुत अच्छे से तैयार करके लाया आपके लिए, बहुत अच्छे से, मां कसम बहुत मेहनत की है इस वन शॉट के लिए। बहुत सारा कंटेंट उठाया है, पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज प्लीज सब बच्चों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करना। जितने भी आपके स्कूल के ग्रुप्स हैं, जितना भी आपका व्हाट्सएप है, अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो तो उसका स्टेटस पक्का वगैरह रखना। ठीक है, स्टोरी भी डालना, और अच्छी अच्छी रील्स बना के, अगर मैं कोई शुगली बात कर रहा हूं तो वो रील्स बना के वो कंटेंट मेरे तक पहुंचाना, ताकि मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकूं। ओके जी, क्योंकि केवल मैं अकेला बंदा हूं जो लगा हुआ हूं। थंबनेल मेरा दोस्त, एक मेरा भाई, मेरा जिगर का टुकड़ा बना के देता है, बाकी पीपीटी मैं खुद बना रहा हूं। ठीक। अच्छा, बशीर पढ़ ले, क्योंकि बशीर साहब अगर तू पढ़ेगा नहीं तो नकम्मा बनेगा, नकारा बनेगा, लाइफ में कहीं पहुंचेगा नहीं। मुझे तेरी हमेशा फिक्र रहती है, इसलिए मैंने लिख दिया आज। मैंने बोला बशीर तू पढ़ ले, वास्ता रब दा पढ़ ले। ठीक है, एक उड़िया ने पीछे जाना छोड़ दे, व्हाट्सएप चलाना छोड़ दे, इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दे। उसने भी वादा कर दिया कि हाँ मास्टर जी मैं छोड़ दूंगा। ठीक। अच्छा जी,
चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इंट्रोडक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? देख, मेरी बात ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया होता है मैग्नेट के अराउंड। मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा एरिया होता है, मतलब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसके अराउंड एक ऐसा एरिया होगा, मतलब ये ऐसे एक एरिया है इसके अराउंड जहां पे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होता है। मान के चल के यहां पे अगर नॉर्थ पोल रखा जाए तो ये खिंच के साउथ के पास आ जाएगा, और अगर साउथ पोल रखा जाए तो खिंच के दूर चला जाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट्स की। पहली बात, मतलब जब तू मैग्नेट को देखता है, मैग्नेट तेरे सामने है, उसके पास तू दूसरा मैग्नेट रखता है, या तो वो दूर चला जाता है या तो वो पास आ जाता है, या तो वो दूर चला जाता है या तो वो पास आ जाता है। यही प्रॉपर्टी मैग्नेट की, जिसकी वजह से वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बना देता है। वो फील्ड दिखती नहीं है बट होती है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैंने क्या बोला? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड वेयर इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस, जहां पे उस पे या तो अट्रैक्शन फील होगी या रिपल्शन फील होगी, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड डिनोट होती है बी से, बशीरे से। हाँ, ये तुम्हारा बल्ब चमकना चाहिए दिमाग में। हाँ, ये था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और आगे चल के इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के इर्द गिर्द का एक एरिया है जहां पे दूसरा मैग्नेट रखने पे या तो वो मैग्नेट उसके पास आ जाता है या दूर चला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले मैग्नेट ही हैं, मतलब ये नॉर्थ और साउथ पोल, ये मैग्नेट ही अपने इर्द गिर्द, ये मैग्नेट ही अपने इर्द गिर्द एक एरिया बनाता है या फील्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो आने वाले मैग्नेट को या अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके। सॉरी, यहां पे मुझे फ्लाइट मोड लगाना पड़ेगा। फ्लाइट मोड ऑन। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, फालतू का डिस्टर्ब करते हैं, हैंडसम मुंडा, बड़ी लड़कियां मैसेज भी करती हैं। अच्छा जी, चलो ठीक। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि क्या होगा कि इसके इर्द गिर्द अगर मैग्नेट रखा जाए या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। ये सिर्फ मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। बट एक रात हैंस ओरिस्टिड अपनी वाइफ से लड़ाई छड़ाई करके गुस्से में लैब में घुस गया। बोलता आज मैं उसे करना कुछ और था। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, एक रात गुस्से में हैंस ओरिस्टिड अपनी वाइफ से लड़ाई की कि यार मैं तेरे नाल गल ही नहीं करनी, तू मेरे से रोटी ना पकाया कर। ठीक, गुस्से में वगैरह वगैरह। जैसे लैब में इंटर किया, बोलता आज कोई नई इन्वेंशन करेंगे। कर रहा कुछ और था, एक्सीडेंटली कर रहा कुछ और था। उसने ये बल्ब लगाया, फिर बैटरी कनेक्ट की तो ये बल्ब जलने लगा। बट इसके साथ में रखा हुआ कंपास क्या करने लगा? हिलने लगा। कंपास डिफ्लेक्ट करने लगा। ओहो, अब आपको पता है कंपास खुद मैग्नेट होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। अब ये हिलने लगा। हिलने लगने का मतलब क्या हो गया कि इस वायर में मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी आ गई। बहुत बड़ा इन्वेंशन था। आज से पहले किसी ने नहीं पढ़ाया कि करंट मूव करने पे मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द पैदा हो जाती है। तो हुआ ये कि यहां से करंट जा रही थी, ये बल्ब जला, ये करंट वापस आ रही थी। इस करंट की वजह से ये कंपास हिला, तो ये दिमाग में आया कि ये करंट जो है ये बी पैदा कर सकता है। करंट बी पैदा कर सकता है। ओरिस्टिड ने स्टेटमेंट क्या दी? ओरिस्टिड ने स्टेटमेंट क्या दी? व्हेन करंट पासिस थ्रू द सर्किट मतलब सीसीटी, ये जो सर्किट है, ये बैटरी, ये जो तार है और ये एक बल्ब लगा है, ये सर्किट है। इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बशीरा। द कंपास शोज द डिफ्लेक्शन, कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। ओ माय गॉड,
व्हाट इज दिस इज अ वेरी मिरेकलस थिंग हैपनिंग, कि भाई मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, बट यहां पे तो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। मैग्नेट भी अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, बट करंट भी अपने इर्द गिर्द, या करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जो हमें दिखती नहीं है। फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि इस मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस हुई है, इसकी डायरेक्शन कौन देता है? इसकी डायरेक्शन देता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक, ये क्या देता है? बी जो पैदा हुआ है करंट की वजह से, उसकी डायरेक्शन। इसने बोला कि अगर ये वायर है और ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वायर है और करंट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो थंब्स है, ये थंब है जो, ठीक, ये जो थंब है ये गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किसकी डायरेक्शन देता है? करंट की डायरेक्शन। ठीक, और ये जो कर्ल फिंगर है, ये जो कर्ल फिंगर है, कर्ल फिंगर, ये किसकी डायरेक्शन देंगे? बी की। ठीक है, ये ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि भाई साहब ये अगर वायर है, ये अगर वायर है, ठीक है, इसमें से करंट ऊपर जा रहा है, उफरा, ये आपने यहां से पकड़ा, ये थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस कर्ल फिंगर, ये जो कर्ल फिंगर है ऐसे, ठीक है, ये देंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आपको सर्कल्स में दिखेंगी। ठीक है, एक बार मैं और करके बताता हूं। देख, ये ऊपर करंट जा रहा है तो थंब ऊपर और कर्ल फिंगर ऐसे। ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? इनवर्ड, और यहां पे कैसे होगी? आउटवर्ड। एक बार और करके देखें मिहार, एक बार और करके बता दे मास्टर। इधर करंट नीचे, थंब नीचे, थंब नीचे, थंब नीचे, तो ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये यहां से ऐसे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? आउटवर्ड, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इनवर्ड होगी। शुड आई रिपीट? नो सर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये अपने इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक, अच्छा, हमें ये पता था, हमें ये पता है कि जब कभी भी किसी भी वायर से करंट जाएगा, वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के। बट ओरिस्टिड से जब ये सवाल पूछा गया कि इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला है, या इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई वैल्यू है, या ये मैग्नेटिक फील्ड किसी चीज पे डिपेंड करती है, तो ओरिस्टिड ने इसका सवाल का जवाब नहीं दिया। बट एक ग्रेट साइंटिस्ट दैट इज बायोसावर्ट, उसने इसका सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया, और बायोसावर्ट ला लेके आया। और ये क्या करता है? इट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये बी का मैग्नीट्यूड देता है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देता है, उसके लिए एक फॉर्मूला देता है। देख, ये कहता क्या है कि अगर ये कंडक्टर है, तो मान के चल के ये छोटा सा एक लेंथ का सेगमेंट है, दैट इज डीएल। तो यहां से करंट पास करेगा, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे ये छोटा डीएल है, तो छोटी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ये जो छोटी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, डीबी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर करंट ज्यादा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, मतलब अगर यहां से करंट ज्यादा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। ठीक, उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा हूं मैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है अगर डी एल बड़ा हो, मतलब अगर ये लेंथ बड़ी हो, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर बड़ा हो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। बट अगर आप ध्यान से देखो,
मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। व्हाट इज आर का स्क्वायर? यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है उसको मैंने बोला है आर, इस आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे जैसे ये डिस्टेंस जाएगा ना, ये जैसे जैसे ये क्या करेगा, डिस्टेंस आगे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है कम। बट अगर आप एक चीज और नोटिस करो कि ये डी एल और आर के बीच का जो एंगल है ना, इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के लिए डिपेंड करती है। अब देखो ध्यान से, अगर ये थीटा है, इसको ऐसे कर लो, अगर ये पॉइंट इधर होता और ये वाला एंगल ऐसे बनता थीटा, तो थीटा कम हो गया ना, तो ये पास में आ गया पॉइंट, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो इधर होती होगी वो इधर नहीं ना होती होगी? तो थीटा पे भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, थीटा पे भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती ही है। ठीक, तो ये जो थीटा है वो कौन सा थीटा लेना है, यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, साइन थीटा, क्योंकि आपकी बुक ने भी क्या लिया है, साइन थीटा लिया। ठीक है, तो ये कितनी इक्वेशंस होगी? पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। यही स्टेटमेंट है बायो-सैवर्ट लॉ की। ये क्या बोलता है? द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between the conductor and that point, जहां पे पॉइंट कौन सा, P वाला पॉइंट। और ये मेल गैमेटोफाइट पिछली बार जो हम स्लाइड तैयार कर रहे थे उसका इधर आ गया है, यही पढ़ने वाली कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब इन चार इक्वेशनों को जरा एक बार जोड़ दो। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट पे डिपेंड करता I dl, ये आ गया साइन थीटा, तीन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D और साइन थीटा, और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज R स्क्वायर। अब आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और मुझे पता है वो कांस्टेंट क्या है, दैट इज कटरीना कैफ, I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट कटरीना कैफ है इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो लिखो म्यू नॉट, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इसकी पूरी एक वैल्यू भी है, वो वैल्यू क्या, 10⁻⁻⁷। ये इसकी वैल्यू, पूरी कटरीना कैफ की वैल्यू 10⁻⁻⁷, दैट इज मैग्नेटिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या, 10⁻⁻⁷। इसको मैग्नेटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें जो ये म्यू नॉट है, ये जो क्या है म्यू नॉट को बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और इस परमियाबिलिटी की यूनिट क्या है, ये आप होमवर्क करोगे, ये होमवर्क, ये इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या होगी, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी होमवर्क देना भी जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आप लेक्चर में हो या नहीं हो। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये ध्यान में रखना, ये कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसकी डायरेक्शन है, आपने डायरेक्शन निकाली है राइट हैंड थंब रूल से। इधर देखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने ये बोला ना, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये मैंने बोला है आपको, बहुत अच्छे से बोला है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई साहब ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ इस dB का। दिस इज ऑल्सो अ बायो-सैवर्ट लॉ, हमें बताया किसने, बायो-सैवर्ट लॉ ने ही बताया है हमें ये। ठीक है, बट ये सही नहीं है, इसके साथ डायरेक्शन भी बतानी है आपको। तो डायरेक्शन बताने के लिए आप क्या करोगे, दैट इज dB, ये आपने वेक्टर लिखा, आप सब समझदार हो, जब कभी भी डायरेक्शन बतानी होती है I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहां पे आ जाता है यूनिट वेक्टर। ये इधर डायरेक्शन ऐड हुई तो यहां पे यूनिट वेक्टर ऐड होना बहुत जरूरी है। अब आपको पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, द यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर डिवाइडेड बाय R। तो इस यूनिट वेक्टर की जगह आप क्या लिखोगे, देखना क्या लिखूंगा मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इस यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, R वेक्टर डिवाइडेड बाय R। बात समझे कि नहीं? अब देख मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं dB
इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ये आर इधर आ गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक, अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। आपको ये पता है कि अशरफ इंटू बशीरा साइन थीटा, ये क्या होता है, दैट इज ए क्रॉस बी, है ना। तो ये आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये क्या होगा, डी एल क्रॉस ये ए बी साइन थीटा, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो बी की जगह क्या, आर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये एक सही स्टेटमेंट है बायो-सैवर्ट लॉ की, क्योंकि आपने इसको वेक्टर फॉर्म के साथ लिखा है। इस टॉपिक को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। अब मेरी बात ध्यान से समझना, शायद लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, बट बेस आपका कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये डीएल वाला सेगमेंट भी वेक्टर ही है, मतलब मैंने ये एरो डाला है इधर, इसका ये मतलब हो गया कि डीएल भी एक वेक्टर है। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं समझ आया आप पीछे जाओ, दोबारा देखो, और तब भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक, अभी हमने बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ा है, अब मैं बोल रहा हूं कि बायो-सैवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म भी मैंने थोड़ी बहुत ही आपको समझा दी है। अब एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ है, यही लिखा है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती थी आज से 4-5 साल पहले, बट अब इसकी एक ही एप्लीकेशन है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। मैंने सोचा था कि मैं इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, बट मुझे पता है कि मेरा बशीरा और नाजिया अच्छे से पढ़ता नहीं है, तो मैं इस टॉपिक को आगे दोबारा समझा रहा हूं। ठीक, एक नए पेज पे समझा रहा हूं ताकि हर बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियरिटी बने, डायग्राम कैसे बनानी है वो अच्छे से पता चले। मुश्किल टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, बट मैं आसान करके आपको बताना चाहता हूं। देख क्या बोला मैंने बोला दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्क्यूलर लूप। देख पावर, मास्टर की पावर देख, मुजाहिद मास्टर की पावर देखना, आराम से सुनना। तुझे यह पता है कि सर्कुलर लूप होगी ऐसे, ऐसे 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 ऐसे। अब सामने से तो ऐसे लगेगी, बट जब तू इसको ऐसे बनाएगा तो ऐसे बनाएगा ना सर्कुलर लूप को। तो सर्कुलर लूप जो तेरी बनेगी, जो सर्कुलर लूप तेरी बनेगी, क्या वो ऐसे बनने वाली है? ए तोड़ी आ गई सर्कुलर लूप। ठीक, क्या इसमें करंट कैरी होगा? यस मास्टर, ये करंट यहां से इधर से ए यहां पे क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? यस। इसका सेंटर ये हो गया ओ, इसका रेडियस अगर ये आर है तो ये वाला भी क्या होने वाला है? आर ही होने वाला है। और इस सेंटर से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, दैट इज पी पॉइंट पे, वो दूरी आपकी छोटा आर है। अब मुझे पता है कि एकदम से मैं इसकी सारी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर रहा हूं, छोटा सा पॉइंट ले रहा हूं डी एल। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डी बी है, और मुझे किस दूरी पे निकालनी है? पी पॉइंट पे निकालना है। किस दूरी पे निकालनी है? पी पॉइंट पे। तो यहां से मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे निकालनी है आपने, ऐसे इस पॉइंट पे। तो ये वाला दूरी कितनी हो जाएगी? एक्स। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि ये जो एक्स है और डीएल का जो एंगल बीच में बन रहा है ना, ये थीटा है, और इस थीटा 90 डिग्री का है। समझ आई कि नहीं है? ये 6th क्लास में पढ़ाया जाता था कि भाई यार ये सर्कुलर लूप है, इधर से जो भी डंडी लगेगी उसका इस सर्कुलर लूप के साथ 90 डिग्री पे एंगल बनेगा। अगर तुझे फील नहीं आ रहा, मैं कसम तो सही तरह से नहीं पढ़ रहा, अभी रट्टा मार ले, थीटा की वैल्यू 90 होती है। ओके, अगर ये थीटा है तो मैं बोल रहा हूं कि ये वाला अल्फा है। ये वाला क्या है? अल्फा। अब सिमिलरली एक चीज देख कि भाई साहब तू यहां पे भी तो डीएल ले सकता है, इसकी वजह से भी तो डीबी होगी, और आपको निकालनी कहां पे? यहां से यहां पे निकालनी है, ये इधर। बात समझ आएगी नहीं आई? और ये वाला भी क्या होगा? अल्फा होगा, और यहां पे भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का थीटा बनेगा। ये बात तो क्लियर होगी। ओके, और ये वाला भी क्या होने वाला? एक्स होने वाला है। अब एक चीज ध्यान से समझ
कि यहां पे जो डीबी है, ये डीबी है ना, ये भी डीबी है, ये एक एंगल्स में बन रही, ये एक्सिस पे इनको कंपोनेंट में तोड़ा नहीं है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल्स में हमने पढ़ा 11th क्लास में कि अगर किसी एंगल पे चला जाए कोई वेक्टर तो उसके कंपोनेंट में तोड़ लो। ये वाई एक्सिस होगी और मैं बोल रहा हूं कि ये वाली क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा और एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा। बट थोड़ा सा दिमाग लगा, मैं बोल रहा हूं कि अगर ये अल्फा है, इस वाले को छोड़ दे, इस वाले को छोड़ दे तो ये भी अल्फा होता है। दिमाग में रख इस चीज को, अगर ये अल्फा इसको छोड़ दिया तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो ये जो डीबी है इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, दैट इज अल्फा वाली साइड डीबी कॉस अल्फा, डीबी कॉस अल्फा, और इस साइड जो होगा वो क्या होगा, डीबी साइन अल्फा। इस साइड जो होगा वो क्या होगा, डीबी कॉस अल्फा, उस साइड होगा तो वो क्या होगा, डीबी साइन अल्फा। देख साइन वाले सारे एक तरफ जुड़ रहे, बट कॉस अल्फा वाले सारे कट रहे। तो मतलब जो डीबी नेट होगा या डीबी नेट होगा वो सिर्फ डीबी साइन थीटा पे ही डिपेंड करता है। बट मैं तुझे ऐसे डीबी के बारे में, डीबी तो तू अच्छे से जानता है, डीबी क्या, अकॉर्डिंग टू बाय-सर्वेट लॉ, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन दूरी कहां से, डीएल से यहां तक की दूरी क्या है, एक्स स्क्वायर, वहां पे आर स्क्वायर हुआ करती थी। ओके मास्टर, ठीक। अब तुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये वाली चीज दैट इज साइन 90 हो जाएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है तो वो 1 हो जाता है। तो अगर तू डीबी लिखे, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन एक्स स्क्वायर, और साइन 90 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो डीबी तेरी क्या निकली, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तेरा डीबी निकल गया। अब मैंने तुझे बोला क्या है, मैंने तुझे बोला ये है कि भाई साहब जो तू डीबी नेट निकालेगा या तू मैग्नेटिक फील्ड जो निकाल रहा है वो सिर्फ साइन अल्फा वाले डीपी पे डिपेंड है। तो मैं छुप करके ऐसे लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डीबी नेट जो है वो तो सिर्फ डीबी साइन अल्फा पे डिपेंड करता है। अब डीबी तो निकाल चुका है, साइन अल्फा की वैल्यू लिख ले। देख साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आर और हाइपोटेन्यूज कितना एक्स। तो जो डीबी नेट है वो डीबी किसके बराबर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर। और साइन अल्फा की जगह क्या लिखेगा तू, बोल जरा। साइन अल्फा की जगह आएगा आर बाय एक्स। डी बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डीएल अलग ले ले, आई आर अलग आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब, और ये डीएल आ गया अलग, ये डीएल तूने अलग लगा लिया, आर साथ में हो गया, एक्स एक्सर एक्स क्यूब हो गया। अब तुझे डीबी नेट चाहिए, डीबी नेट चाहिए कि बी नेट चाहिए, तो उसके लिए तो करेगा इंटीग्रेशन डीबी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर डीएल। इधर इंटीग्रेशन तो इधर भी क्या होगी, इंटीग्रेशन। तो यहां से तो तेरा बी नेट निकल गया इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स, यहां पे सॉरी एक्स एक्सर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब होता है चाचा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने स्क्वायर ही लिखा था, ये एक्स क्या होता है, क्यूब होता है, ये भी एक्स क्यूब होता है, ये भी एक्स क्यूब होगा, और ये भी क्या होगा, एक्स क्यूब ही होगा। अब देख म्यू नॉट बाहर कांस्टेंट था, आई बाहर कांस्टेंट था, आर बाहर कांस्टेंट था, 4 पाई एक्स क्यूब है, और ये मेरे पास क्या है, डीएल, और उसकी क्या रहेगी, इंटीग्रेशन रहेगी। अब तू खुद सोच कि डीएल सब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है। तो बी नेट तेरा निकलेगा जब, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स क्यूब, ये डीएल की जगह क्या लिख लेगा, 2 पाई आर। ये पाई और पाई कैंसल, ये 2 और 2 कैंसल, तो तेरे पास बी नेट कितना निकला, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई
आर आर जर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x क्यूब, 2x क्यूब। अब x क्या है? x है हाइपोटेन्यूज। और ट्राइंगल कौन सी? पी ओ, यहां पे मान लो P, यहां पे Q मान लो। तो इन राइट ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या? एक्स स्क्वायर। बेस क्या? दैट इज छोटा आर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज रेडियस आर स्क्वायर। तो अगर आप x लिखो तो क्या आएगा? अंडर रूट छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर। अब इसको तू एक और तरीके से लिख सकता है, x इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसको उठा और इसको x की जगह रखते, ये x है, x की जगह रख, तो कैसे आएगा? बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू, x की जगह क्या रखूंगा मैं? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, x की जगह 1/2, और मुझे पता x की क्यूब है तो होल पावर क्या आ जाएगा? 3। तो तेरा जो बी नट निकल के आ रहा है, थोड़ा सा छोटा मैं करूंगा इसको, तेरा जो बी नट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर, है ना, और 3 1 3/2। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जो कि अब कंडक्टर है। और अगर मैं सेंटर वाले पॉइंट पे निकालता ना तो वो सेंटर वाला पॉइंट होता है, बट मैक्सिमम आपको पता है कौन से? ये सेंटर से थोड़ा सा आगे पहुंचता है। इस पी पॉइंट को एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज एक्सियल पॉइंट। इसको और क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट। मान के चल अगर ये यहां पे एक रिंग है, एक लूप है, अगर बहुत सारे लूप्स होते तो आप क्या लिखते? आप लिखते बी नेट इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर पावर 3/2। होप आपको ये वाली डेरिवेशन, जो कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं आती, जैसे मैंने करवाई है, आपको आई होगी। इसके बाद है हमारे पास, जैसे हमने बायोसेवर्ट लॉ पढ़ा है, वैसे ही हमारे पास एक और लॉ आता है, दैट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है? बोलता है कि अगर आपके पास कोई वायर है, समझना पहले तो कंसेप्ट सीख ले देसी तरीके से। अगर ये कोई वायर है तो इससे करंट जाएगा आई, ठीक है। इसके इर्द गिर्द तुझे पता है कि ऐसे पकड़ेगा तो इसके इर्द गिर्द ऐसे पैदा होगी मैग्नेटिक फील्ड। मान ले आर रेडियस में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है। बोलता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज DL, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, इसकी सबको जोड़ेगा, इस सबको जोड़ेगा। इसका मतलब होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई विच आर पासिंग थ्रू दीज कंडक्टर। दिस इज द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। क्या बोल रहा है कि ये कंडक्टर है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड, ये छोटी छोटी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस सबको जोड़ेगा। वो डिपेंड किसके पे करेगी? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दिस करंट। ये क्या बोल रहा था? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन है, एक्चुअली ये वाली जो चीज है, ये एक्चुअली में निकल के आती बायोसेवर्ट लॉ से है। जैसे बायोसेवर्ट लॉ बी के बारे में बताता है, ये भी बी के बारे में बताता है, ये भी बी के बारे में बताता है, ठीक है। बट इसको अलग लॉ में करते हैं, दैट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। होप आपको इसका फील आया होगा कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सर्कल बनता है, उसका पूरा सर्कल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट के बराबर होगा, ठीक। स्टेटमेंट है, याद करनी है, कोई प्रूव नहीं करना, ठीक। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है? कि आपने एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इसकी एक ही एप्लीकेशन, क्या कि
आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू अ थिन वायर। थिन वायर कहां से कहां तक जा रही है? वो ऊपर स्पेस में, ओ खड्डा करके नीचे 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 जा रही है, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग है। इसकी वजह से आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक, मैं बोल रहा हूं क्या इसके इर्द गिर्द भी सर्कल बनेगा? मैं बोल रहा हूं क्या आर दूरी पे सर्कल बनेगा? तो क्या ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी? अकॉर्डिंग टू बायोसर्वेट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोसर्वेट नहीं, एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और ये डीएल है, डीएल 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 है ना, यही है ना डीएल। ठीक, इसको अंदर ले जाओ, इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो जब ये डीएल 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 पूरा जुड़ जाएगा तो क्या ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बनेगा? और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकली वो कितनी आई? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर जो अनंत से शुरू होती है और अनंत पे क्या होती है? खत्म होती है। इसके बाद है टोरोनाइट। एक्चुअली टोरोनाइट से पहले, टोरोनाइट को समझने के लिए आपको सोलोनाइट को समझना पड़ेगा। देखो इधर, सोलोनाइट क्या होता है? अ वायर विच हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ये ऐसे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है। मैं बोल रहा हूं इसको एन नंबर ऑफ टर्न्स है और ये एल लेंथ पे ये टर्न्स क्या करे हुए? फैले हुए हैं। मतलब एक वायर ली, उसको ऐसे गोल 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 घुमा दिया और ऐसे सीधा करके एक सर्किट के साथ लगा दी, तो वो आपका क्या बन गया? दैट इज सोलोनाइट। उसको क्या बोलते हैं? सोलोनाइट। सोलोनाइट समझ आएगा तभी टोरोनाइट भी समझ आएगा। पहले सोलोनाइट क्या, एक वायर ली, उसको गोल 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 घुमा दिया और उसमें से करंट पास करवा दिया, दैट इज आ सोलोनाइट। ठीक, अब आपको पता है कि इस सोलोनाइट में करंट घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जो इस सोलोनाइट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी निकाली जाती है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, है ना, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब अगर यहां पे n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ये लॉ कैसे बन जाएगा? b dl इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई। ठीक, अब इंटीग्रेशन को आगे ले जाओ, b dl इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये dl छोटा सा टुकड़ा dl का, तो सबको इंटीग्रेट करोगे तो l आ जाएगा, b इंटू एल इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई। इस एल को इधर ले जाओ, b इज इक्वल टू एन अपॉन एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। इसको बोला जाता है, ये जो n अपॉन एल है, इसको बोला जाता है छोटा n। छोटा n इज इक्वल टू बड़ा n अपॉन एल। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो b इज इक्वल टू छोटा n म्यू नॉट टाइम ऑफ आई। अब मेरी बात ध्यान से समझना, टोरोनाइट क्या होती है? जैसे सोलोनाइट था ना, वैसे टोरोनाइट भी है। टोरोनाइट जो मैंने समझाना है, टोरोनाइट। अब होता क्या है कि अगर इसी कॉइल को आप ऐसे सर्कल की तरह ले आओ तो उसको बोलेंगे टोरोनाइट। जैसे ये तार थी, इसको गोल 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 घुमाया तो सीधा रखा तो सोलोनाइट। अब उसको ऐसे कर लिया तो वो क्या बन गया? टोरोनाइट। अब मुझे यह पता है कि इसकी भी मुझे क्या निकालनी है? बशीरा निकालना है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, उधर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको पता है कौन सा लॉ है, तो अकॉर्डिंग टू
एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आप बायोसर्वेट लॉ से भी निकाल सकते थे, बट वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से निकालो। क्या कहता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ? दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब मुझे ये पता है कि ये जो कॉइल ऐसे मोड़ दी है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, और इसकी एक लेंथ थी जो क्या थी, दैट इज l। अब वो सर्कल का शक्ल ले चुकी है तो वही l किसके बराबर हो गया, 2 पाई r के बराबर। अगर ये रेडियस किसके बराबर है, r, तो यही लेंथ क्या बन गई है अब, सर्कमफ्रेंस। अब मैं बोल रहा हूं कि बी डी एल अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो n इंटू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब b ये अंदर इंटीग्रेट होगा तो dl, तो आपको पता है dl की इंटीग्रेशन, ये छोटा जो टुकड़ा था, ये जो छोटा टुकड़ा था ये dl था। अब पूरे को जोड़ दोगे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हो जाएगा, दैट इज b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू म्यू नॉट आई चाचा। तो b इज इक्वल टू n अपॉन 2 पाई r म्यू नॉट इंटू आई। अब ये जो n अपॉन 2 पाई आर है, n अपॉन 2 पाई आर है, n अपॉन 2 पाई, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको आप छोटा n भी लिख सकते हो, तो b किसके बराबर है, b इज इक्वल टू n इंटू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब ये मैंने टोरोनॉइड और सोलोनॉइड के बारे में बताया है, ठीक है। ये भी एप्लीकेशन ऑफ बायोसर्वेट लॉ है, बट आपको एप्लीकेशन आपके सिलेबस में एक ही दी है, ड्यू टू लॉन्ग इन्फिनाइट थिन वायर। सर ये क्यों करवाया, क्योंकि ये अलग से टॉपिक था कि टोरोनॉइड और सोलोनॉइड के बारे में बताओ, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो भी बताओ। वो हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में मतलब वो हमने निकाला, हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से है। मतलब अगर पेपर में एप्लीकेशन पूछेगा तो आपको एक ही पूछेगा, टोरोनॉइड और सोलोनॉइड का सवाल अलग से आएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक रात बशीर साहब ने पता क्या किया, 2 मैग्नेट लगाए, नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर, साउथ पोल नॉर्थ पोल इधर, मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड सेट अप होगी ऐसे, और उसमें उसने चार्ज को छोड़ दिया। क्यू चार्ज को क्या कर दिया, छोड़ दिया विद वेलोसिटी v। उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि इस क्यू पे कुछ फोर्स लग रहे, और वो जो फोर्स लग रही है वो है मैग्नेटिक फोर्स, और वो चार्ज बढ़ाने पे बढ़ जाती है, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरा उसने ये देखा कि उसकी वेलोसिटी बढ़ाने पे भी ये मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पे लग रही है वो बढ़ जाती है। तीसरा उसने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रही है, कि अगर बड़े बड़े पोल्स ले आओगे तो इस चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगेगा। चौथा उसने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं साइन थीटा पे भी डिपेंड करती है। साइन थीटा मतलब ये जो v है और ये जो b है, इसके बीच में एक एंगल है, इस पे भी डिपेंड करती है। अगर ऐसे फेंकोगे अलग फोर्स लगेगी, ऐसे फेंकोगे अलग फोर्स लगेगी, ऐसे फेंकोगे अलग फोर्स लगेगी। तो पहली बात तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि चार्ज को जब मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है, वो चार्ज पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, और साइन थीटा पे डिपेंड करती है। जब इन चारों इक्वेशनों को जोड़ा गया तो मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इन चारों पे डिपेंड करती है। और जब यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा, कैटरीना कैफ, क्यू वी बी साइन थीटा। अब मसला यह है कि इस कैटरीना कैफ की वैल्यू क्या है, 1, और मैग्नेटिक फोर्स क्या आ गई, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। अब इतनी बात तो सबको समझ आई समझ। अब आपने बहुत जगह ये चीज पढ़ रखी है कि अशरफ इंटू बशीरा साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो आप इसको कैसे लिखते हो, इसको कैसे लिखोगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो क्या होगी, क्यू वी बी साइन थीटा को क्या लिखोगे, वी क्रॉस बी। ये सही में वेक्टर फॉर्म में आया है, फोर्स इज अ वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया। याद करने का तरीका क्या है, क्वीन वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, या काजी वेरी ब्यूटीफुल, या कमर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। याद करें, क्वीन वेरी ब्यूटीफुल या क्वीन वेरी ब्यूटीफुल एज फॉर सोनिए, या क्वीन वेरी ब्यूटीफुल शाजिया, ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, इस मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पे लग रही है, इसकी डायरेक्शन भी दी जा सकती है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन देती हो विद द हेल्प ऑफ स्क्रू रूल।
आप बहुत बच्चे स्क्रू रूल को जानते हो। देखो मान के चलो कि चार्ज ऐसे फेंका V ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब जैसे वो रखा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो मतलब फोर्स जो क्यू पे लग रहा होगा वो केडी डायरेक्शन में लगेगा। तो आपने कुछ नहीं करना, स्क्रू रूल क्या कहता था कि आपको V को B पे क्रॉस कर देना है। V को B पे क्रॉस किया तो ये जो नेट है ये क्या हो रहा है, टाइट, तो ये नेट हो रहा है टाइट। तो जो इस चार्ज पे फोर्स लग रही है या मैग्नेटिक फोर्स लग रही है ये कहां लग रही है, दैट इज इनवर्ड लग रही है। बात समझ आई नहीं आ रही? मतलब ये जो चार्ज पे फोर्स लग रही है ऐसे टाइट हो रहा है ना, तो फोर्स कहां लग रही है, अंदर। आपने V को B पे क्रॉस कर दिया। सर कभी क्या चेंज हो सकता है? हो सकता है चाचा, अगर तू नॉर्थ पोल ऐसे रख, साउथ पोल ऐसे रख, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तूने चार्ज को पकड़ा और नीचे फेंक दिया, तो डायरेक्शन इस पे जो फोर्स, जो डायरेक्शन लग रही होगी इस पे, जो मतलब फोर्स किस तरफ लग रही होगी, यहां पे आप देखो तो ऐसे घुमा हुआ V क्रॉस B, तो फोर्स ये चार्ज ऐसे फेंका था बट चले कहां जाएगा, अंदर। बट इस केस में आपने फेंका ऐसे नीचे है। जब आप V क्रॉस B करोगे तो ये नेट क्या कर रहा होगा, खुल रहा होगा। जब खुल रहा होगा तो डर करके बाहर आएगा। तो मतलब जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, आउटवर्ड लगेगी। मतलब अगर चार्ज को ऐसे नीचे फेंका बट वो नीचे से ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा, और अगर ऊपर फेंका तो वो ऐसे ऊपर जाके ऐसे अंदर चला जाएगा। शुड आई रिपीट? नो सर। अब देख ध्यान से, एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं लोरेंस फोर्स। व्हाट इज लोरेंस फोर्स? लोरेंस फोर्स क्या होता है कि ये सम होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सम होता है, इट इज द सम या रिजल्टेंट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज Fe, एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। ऑन चार्ज मतलब लोरेंस फोर्स क्या है, Fe प्लस Fm। मतलब ये जो चार्ज है इसमें मुझे पता है कि एक मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही होगी, और अगर कोई साथ में कोई चार्ज हुआ तो वो भी इसको खींच रहा होगा, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही होगी। तो इन दोनों का जो सम होता है उसको बोलते हैं लोरेंस फोर्स। आप सब ने पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो Q को इधर मल्टीप्लाई किया तो QE जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। शुड आई रिपीट? तो ये जो F नेट है, फोर्स वेक्टर है, वो Fe प्लस Fm के बराबर है। तो F नेट विच इज अ लोरेंस फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, दैट इज Q इंटू E प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्या अभी निकाला, क्वीन। वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को आप क्या बोलते हो, लोरेंस फोर्स बोलते हो। ओके, अब है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देख, ये वाला 10th में भी आपने पढ़ा था। देख, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये एक वायर है, ये मान के चलना ये वायर है, ठीक है, ऐसे वायर है, अनंत से शुरू हो रही है, अनंत पे खत्म हो रही है, मतलब बहुत नीचे जा रही है और बहुत, इसमें से करंट ऐसे ट्रैवल कर रहा है ऊपर की तरफ, आई करंट ट्रैवल कर रहा है, और इसकी लेंथ मैंने मान लिया, एक टुकड़े की लेंथ मैंने क्या मान ली, L मान ली। अब मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही ये तार आप इस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, क्या बोला मैंने बोला कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड है, एक तार जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है, मैंने ऐसे L लेंथ मान ली और उसमें से करंट I पास कर रहा है, तो आप ये देखोगे कि इस वायर पे भी एक फोर्स लगती है जिसको आप बोलते हो मैग्नेटिक फोर्स। मतलब ये वायर भी कहीं ना कहीं अंदर की तरफ घुसती है या निकल के बाहर की तरफ आती है, ठीक। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स निकलती है ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना करंट ज्यादा होगा उतनी इस पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितनी लेंथ ज्यादा उतनी मैग्नेटिक फोर्स इस लेंथ कंडक्टर के ऊपर जो लगेगी ज्यादा लगेगी, और मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी उतनी इस कंडक्टर पे फोर्स ज्यादा लगेगी, और वही
ये साइन ऑफ एंगल पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर आपने कंडक्टर थोड़ा टेढ़ा रख दिया, थोड़ा ऐसे उल्टा रख दिया, तो वो चीज भी अफेक्ट करती है कि इस कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगेगी। जब चारों को जोड़ा तो मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा। फिर दोबारा एक कांस्टेंट आएगा के आई एल बी साइन थीटा। ठीक, अब आप सबको पता है कि इधर के की वैल्यू 1 हो जाने वाली है, तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। और ये जैसे ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा कैसे होता है, ए क्रॉस बी। तो इसको अगर आप अच्छे से लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, तो पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा को क्या लिखेंगे, एल क्रॉस बी। और एल की वही डायरेक्शन होगी जो आई की डायरेक्शन होगी। अगर आई की डायरेक्शन ऊपर तो एल की डायरेक्शन भी ऊपर, अगर एल की डायरेक्शन नीचे तो आई की डायरेक्शन भी नीचे, या आई की डायरेक्शन नीचे तो एल की डायरेक्शन भी नीचे। तो अब ये फोर्स है, तो फोर्स वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है चाचा, इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है दैट इज स्क्रू रूल से। कौन सा रूल है, स्क्रू रूल है। और स्क्रू रूल क्या कहता है समझना, ये कहता है कि अगर ये नॉर्थ पोल है और अगर ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये। ठीक, करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वही लेंथ की डायरेक्शन भी होगी। अब इस वायर के ऊपर कैसे फोर्स लगेगी, मतलब ये वायर अंदर जाएगी कि बाहर जाएगी, तो आप क्या करो, स्क्रू रूल क्या होता है, एल को बी पे क्रॉस करो, एल को बी पे क्रॉस करो, तो ये नेट है, तो ये क्रॉस किया, तो ये क्रॉस किया, तो नेट अंदर की तरफ टाइट हो रहा है। जब नेट अंदर की तरफ टाइट हो रहा है तो ये वायर अंदर की तरफ जाएगी, तो जो ये मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो ये कहां लगेगी, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ धसेगी। ठीक, उसके बाद समझना, कल को सवाल चेंज भी हो सकता है ना। देख, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही है बी, और ये वायर ऐसे है, करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, तो लेंथ की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। तो इस वायर पे कैसे फोर्स लगेगी, आप क्या करो, कुछ ना करो, एल को बी पे क्रॉस करो, एल को बी पे क्रॉस किया, तो ये जो नेट है ये ऐसे खुलेगा, मतलब ढीला होगा, ऐसे जब ढीला होगा तो बाहर निकलेगा, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स निकलेगी वो कैसे निकलेगी, आउटवर्ड निकलेगी। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं आई, मतलब कि अगर वायर रखी दो पोल्स के बीच में और उसकी डायरेक्शन ऊपर हुई तो वायर अंदर चले जाएगी, और अगर वायर रखी और उसकी डायरेक्शन नीचे हुई, करंट की डायरेक्शन नीचे हुई, तो वायर क्या आ जाएगी, निकल के ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब कोई धक्का मार के इसको नहीं निकाल रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स इनविजिबल होते। अब अच्छा, यहां पे जब मैं इनवर्ड आउटवर्ड कर रहा था ना, तो लाइट चली गई थी। ठीक, अब मैंने जैकेट पहन लिया, ठंड है तो और गर्म होके भी पढ़ाएंगे तुम्हें। ठीक, मेरी बात ध्यान से समझो। तो इससे ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि जब कभी भी कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उसमें से करंट पास हो, तो वो या तो डर करके अंदर चला जाएगा या डर करके बाहर निकल आएगा। ठीक, इसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मां कसम मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल इससे सवाल बनता है, क्या, दैट इज फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ सेम डायरेक्शन। क्या, कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। ये ऊपर लिखा हुआ भी था, बट तब भी मैंने आपको दोबारा लिख दिया है कि दो कंडक्टर्स, जैसे ये कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ आर, इसमें से करंट जा रहा है I1 डर, इसमें से करंट जा रहा है I2 डर, तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में फोर्स होगी। वो फोर्स कैसी होगी वो मैं आपको बता रहा हूं, देख ध्यान से। मैं बोल रहा हूं
कि भाई साहब यहां से करंट I1 जा रहा है, अब तूने ऐसे पकड़ के रखा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब इसकी वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी और अंदर की तरफ होगी। तो मतलब क्या मतलब यह है कि इस I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ, ऐसे। इस कंडक्टर C1 की वजह से जो I1 करंट है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, अंदर की तरफ होगी, B1 होगी। तो क्या एक दूसरा कंडक्टर किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में है? यस। तो क्या इस कंडक्टर पे फोर्स लग रही होगी? हां, लग रही होगी, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स में रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये कंडक्टर C1 है, इसमें से करंट I1 जा रहा था, ये कंडक्टर C2 है, इसमें से करंट I2 जा रहा था। अब इसकी वजह से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे भी अप्लाई हो रही होगी, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कंडक्टर आ गया जिसकी लेंथ मान के चलो L है। तो क्या ये एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स? हां, करेगा। ये जो सेकंड पे मैग्नेटिक फोर्स होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? आई लव यू बेबी साइन थीटा पे। यही होता था ना, जब कभी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता था उस पे फोर्स कितनी लगती थी? दैट इज आई एल बी साइन थीटा। ये सेकंड कंडक्टर पे लग रहा है, तो करंट किसका होगा? सेकंड का। लेंथ भी किसकी होगी? सेकंड की होगी। बट मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी? फर्स्ट की। ये फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड में है सेकंड वाला कंडक्टर। बात समझे कि नहीं है? फर्स्ट की, ये सेकंड वाला फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड में है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इधर थोड़ा सा दिमाग लगाना। देख, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, टल टल, और लेंथ ऐसे है ना, मतलब बी ऐसे है और करंट ऐसे है ना। बी ऐसे है, बी आई ऐसे है और बी ऐसे है। बी अंदर की तरफ है और करंट ऊपर है, लेंथ की डायरेक्शन ऊपर है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का हुआ? 90 डिग्री का हुआ, नहीं हुआ? यस, 90 डिग्री का हुआ एंगल। तो ये थीटा का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो सेकंड कंडक्टर पे फोर्स जो लग रही है वो सेकंड का करंट है, लेंथ है और B1 है किसका? और यहां पे क्या? साइन 90। और तुझे सबको पता है कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो सेकंड कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है वो I2L B1 इंटू 1 है। बात क्लियर हुई? अब B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपको पता है? किसी भी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पीछे करवाई, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, पीछे करवाई है। इस B1 को इधर रख दो, तो फोर्स सेकंड पे कितनी लग रही होगी? I2L। B1 कितना है? म्यू नॉट, ये जो करंट लिखूंगा ये I1 की वजह से होगा, I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये लेंथ को इधर मल्टीप्लाई या डिवाइड पे लिख दो। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट को बाहर ले आया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट भी बाहर आ गया, 2 पाई भी ऐसे बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? I1 I2 डिवाइडेड बाय आर। दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू वायर्स कैरिंग द करंट इन सेम डायरेक्शन। ये फोर्स की एक्सप्रेशन ये निकालने के लिए बोलता है। अब मेरी बात ध्यान से समझ, देख, लेंथ इधर है, लेंथ ऊपर है, लेंथ का ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, लेंथ ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो जब तू फोर्स की डायरेक्शन निकालेगा, फोर्स की डायरेक्शन निकालेगा तो कैसे निकलेगा? आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। तो किसको किस पे क्रॉस करेगा? एल को बी पे, एल ऊपर है, बी पे क्रॉस करेगा, एल बी, एल बी, एल बी। तो नेट कैसे खुल के ऐसे आ रहे ना, ऐसे। तो फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? इधर,
टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। मतलब ये देखिए इधर इधर एल ऊपर बी इधर, तो इसको क्रॉस करेगा ऐसे, ऐसे क्रॉस करेगा, ऐसे क्रॉस करेगा। ये स्क्रू रूल में भी क्या करेगा, एल क्रॉस बी, एल ऊपर बी इधर, एल क्रॉस बी, तो नेट खुल के इधर। तो ये जो फोर्स लग रही होगी, फोर्स ऑन टू ड्यू टू दिस कंडक्टर इज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। मतलब ये वायर इस वायर से प्यार करती है, अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि दो वायर से दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो एक दूसरे से प्यार करती हैं कि नफरत करती हैं, प्यार करती हैं। ये इसकी डेरिवेशन और ये इसकी क्या है आ गई है, दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन आप सीधा सीधा राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, स्क्रू रूल। राइट हैंड को क्या करना है, ऐसे सीधा लेना है और एल को बी पे क्रॉस कर लेना, एल को बी पे क्रॉस कर लेना, एल को बी पे क्रॉस करना है। तो फोर्स इधर आएगी तो डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे होगी। तो ये दोनों वायर आपस में क्या कर जाएंगे, चिपक जाएंगी। अच्छा बीच में ना एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। यहां पे ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, बोलता है डिफाइन 1 एम्पियर। मैंने आपको अभी अभी क्या बोला कि अगर दो वायर्स होंगे, उनमें इनफाइनाइट लेंथ में अगर उनमें से करंट दौड़ेगा I1 और I2 सेम डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। समझ आया कि नहीं है? और इन दोनों के बीच में प्यार होता है, और मैं बोल रहा हूं कुछ दूरी पे रखे हैं, दैट इज दूरी कितनी है, R, जैसे मैंने पीछे अभी करवाया। तो इस वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी लग रही है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाय R। ये डेरिवेशन में मैंने अभी अभी करवाया है। दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, दिस कंडक्टर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स हर छोटे छोटे लेंथ पे कितनी लग रही है, दैट इज म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। मैं बोल रहा हूं अगर I1 की वैल्यू 1 एम्पियर हो और I2 की वैल्यू भी 1 एम्पियर ही हो, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर हो, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 1 इंटू 1, एम्पियर भी 1 है, ये भी एम्पियर 1 है, डिवाइडेड बाय 1, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये 1 ही आ जाएगा, 1 1 जार 1, 1 को 1 के साथ गया तो 1 ही आया। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ गई, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये पाई पाई कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार, और फोर्स की वैल्यू क्या आ गई है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हेन passes two parallel conductor separated by a small distance 1 meter, and these two conductor attract each other with the force equal to 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन। मतलब 1 एम्पियर का करंट वो करंट है जो दो तारों में से पास होता है और दो तारे आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और वो किस डिस्टेंस में होता है, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखी होती है। अब चलते हैं हम, ये वाला याद रखना, ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब ये वाला टॉपिक आपको पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ये मैंने यहां पे करवा दिया है, प्लीज प्लीज इस पे भी ध्यान देना। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है बशीर साहब? ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। इधर देखना, आराम से सुनना, पहले इधर मेरी बात सुनना। ये वाली चीज जो है ना, सेम चीज इलेक्ट्रिक मोटर भी है, सेम चीज इलेक्ट्रिक, मतलब सेम टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर वाला भी। देख हमने क्या किया, एक मैग्नेट लिया इस तरफ, एक मैग्नेट इधर लिया इस तरफ, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, बीच में लूप डाल दी, A B C O D, इसकी लेंथ क्या है L और इसकी ब्रेथ क्या है B, और इसको कनेक्ट कर दिया वायर के साथ, मतलब इसमें से करंट भाग रहा है। तो जब कभी भी कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, क्या उस पर फोर्स लगती है? हाँ लगती है। अब एक तरफ देखिए, इधर देखना, ये
ऐसे करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, ऐसे ही है ना, ए से लेकर बी तक इधर है। तो तू ये वाली आई वाली डायरेक्शन एल की डायरेक्शन होती है और ये बी की डायरेक्शन है। तो ये जो एल क्रॉस बी करेगा, एल क्रॉस बी करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ कहां होगी, इनवर्ड। फोर्स क्या होगी, इनवर्ड। फिर करंट यहां से बीसी पे गया, फिर सी डी पे गया, सी और डी पे गया, और ये लूप पूरी खत्म होगी, है ना। ये लूप ही है, ये ऐसे लूप है, ये ऐसे क्या है, लूप है। अब देखना जरा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी और ये करंट घूम के ये आई और ये करंट घूम के इधर आएगा, ये नीचे। तो आपको पता है एल की डायरेक्शन ही आई होती है, तो आप क्या करोगे, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस, क्योंकि याद नहीं है वो मैग्नेटिक फोर्स जो लगती थी वो क्या लगती थी, आई एल क्रॉस बी। तो आप किसको, एल को क्रॉस करोगे बी पे, एल क्रॉस बी, तो ये जो फोर्स लगेगी, ये फोर्स लगेगी आउटवर्ड। तो मतलब ये वैसा ही हो गया कि ये बीच में कॉपी रखी है, ये आउटवर्ड इस तरफ से इनवर्ड, ये आउटवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, तो ये रोटेट करने लग जाएगा। और ये रोटेट क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने यहां से करंट का सोर्स दे रखा है और इस तरफ नॉर्थ पोल है और इस तरफ क्या है, साउथ पोल है। तो ये बीच में क्या करने लग गया, घूमने लग गया। यही इलेक्ट्रिक मोटर के केस में भी होता है कि वहां पे बहुत सारी कॉइल्स होती है, ये रोटेट करता है, तो इसके ऊपर आप छोटा सा पक्का लगाते हो तो वो भी क्या करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है। तो जब कोई चीज रोटेट करती है उस पे जो फोर्स मदद करती है, उसको जो फोर्स मदद करती है रोटेट करने में, क्या उसी को टॉर्क बोलते हो? यस। देख मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन रेक्टेंगुलर coil placed in B, it starts rotating. क्यों? क्योंकि एक तरफ करंट ऊपर जा रहा था, फोर्स अंदर, एक तरफ करंट नीचे जा रहा था, फोर्स बाहर, तो ये ऐसे घूमने लग जाएगा। अब घूमने के लिए कौन मदद करता है, दैट इज टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। और यहां पे फोर्स कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज, क्या लिखते थे आप, फोर्स इज इक्वल टू आई लव यू बेबी, ये करते थे ना। और इस फोर्स को आप इधर रखो, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स अंदर लग रही थी और इसका परपेंडिकुलर, ये फोर्स है अंदर लग रही है, ये अंदर, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये ब्रेथ, यही ब्रेथ मैंने बोला था ना, इसकी ब्रेथ ही इसका क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ऐसे है, ये ऐसे है और फोर्स अंदर लग रही है, ये ऐसे है, फोर्स बाहर लग रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, बी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी, और इसकी जगह क्या लिखोगे, आई एल इंटू बी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी इंटू बी। अब देख, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया इंटू बी। तो टॉर्क क्या लिख लेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई एम बेबी, दैट इज I फॉर करंट, A फॉर एरिया एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई एम बेबी सोनिए, सोनिए मतलब साइन थीटा। आपको भी डायरेक्ट पता है क्या, कि जब आप A क्रॉस B लिखते हो तो वो AB साइन थीटा के बराबर होता है। तो कहीं पे भी ए बी साइन थीटा लिखा है तो वो क्या है, ए क्रॉस बी। होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि किसी तरह से अगर रेक्टेंगुलर कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उसको एक तरफ से फोर्स अंदर लग रही होती है, एक तरफ से बाहर लग रही होती है, तो ये घूमने लग जाता है। घूमने को ही, घूमने में जो फोर्स मदद करती है उसको टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का 11th में फॉर्मूला R इंटू एफ पढ़ा था, परपेंडिकुलर फोर्स निकाला आपने और फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, फोर्स से मल्टीप्लाई किया और आपके पास नेट एक्सप्रेशन ये आई है। अच्छा सुन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर
बी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमने पहले पीछे पढ़ा ना कि एक लूप जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है तो वो घूमने लग जाती है, उस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे गैल्वेनोमीटर क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो डिटेक्ट करती है छोटा करंट DI, छोटा करंट। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या क्या मतलब क्या क्या चीज क्या चीजें लगती है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे है। सबसे पहले आप देखो तो एक कॉइल है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स। फिर उसके ऊपर एक स्प्रिंग लगी हुई है, सब बच्चे बताएंगे ये स्प्रिंग किससे बनी है। उसके ऊपर ये वाला जो लगा हुआ है ये मिरर लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये एक निडल और ये दूसरा निडल, ये दो वहां चिपकाते हैं जहां पे पता करना होता है कि करंट है कि नहीं है। और ये बड़े बड़े मैग्नेट, नॉर्थ पोल मैग्नेट का और साउथ पोल मैग्नेट का। अब सुनो मेरी बात, अब मैंने आपको क्या बोला था, इधर इधर वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग कैसे सुन लो। वर्किंग कैसे है? वर्किंग है टॉर्क, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, याद रखना। टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप, लूप कौन सी? करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वैसे लूप है ना, है ना, A B C और D लूप ही तो है। अब सुनो मेरी बात, अगर ये दो लीडें लगाई कहीं तो यहां पे करंट आ जाएगा। दो लीडें लगी, दो लीडें लगी तो यहां पे क्या आ जाएगा? करंट। तो ये करंट गया ऐसे आन ना 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 ना, ये करंट यहां से ऊपर, यहां से नीचे जा रहा होगा। तो एक तरह से ऊपर एक तरह से नीचे, तो होगा क्या कि जब ऊपर जा रहा है करंट तो ये इधर इसको फोर्स कहां लगी? इस तरफ इनवर्ड। और जब नीचे जा रहा है तो इसको पे फोर्स कहां लगी? आउटवर्ड। तो ये वो उसी कॉपी की तरह, या ऐसे मान के चलो जैसे ये है ना, ये ऐसे है ना, एक तरफ फोर्स अंदर एक तरफ फोर्स बाहर, तो ये रोटेट करना लग जाएगा। तो ये शीशा है, पहले देखा तो मेरी शक्ल नजर आ रही थी, बाद में देखा तो शीशा उल्ट गया होगा। तो इससे ये पता चला जैसे करंट आ जाता है शीशा उल्ट जाता है, और साथ साथ में स्प्रिंग भी मूव कर जाती है। ठीक है, यहां पे करंट अगर हुआ तो शीशा उलट जाएगा, शीशा उलट जाएगा, इसका यह मतलब हो गया कि करंट है। अगर करंट ना हुआ तो शीशा उल्टेगा नहीं। तो ये छोटे से करंट को डिटेक्ट करने में मदद करता है। अब और सुनो, हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा? हमने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा, टॉर्क इज इक्वल टू आई एम बेबी, है ना, यही लिखा ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई एम बेबी। या ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे पता है टॉर्क क्या है, दैट इज आई एम बेबी सोनिए साइन थीटा। अब खुद देखो, इसका एरिया ऐसे है ना, इसका क्या है? एरिया ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहां से कहां की तरफ है? ये नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहां पे है, और एरिया ऐसे आउटवर्ड होता है, एरिया आउटवर्ड होता है, और एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो जो टॉर्क है वो कितनी हुई? दैट इज आई ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो टॉर्क किसके बराबर हो गया? आई एम बेबी सिर्फ। और एक चीज ध्यान में रखो, यहां पे एक टर्न थोड़ी है कॉइल की, यहां पे बहुत सारी टर्न्स हैं कॉइल की। तो यहां पे टॉर्क एन पे लग रहा होगा, एन 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 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। शुड आई रिपीट? नो सर। अब मेरी बात ध्यान से समझो, जैसे जैसे ये चीज रोटेट होगी ना, टॉर्क लगेगी, वैसे वैसे स्प्रिंग भी लगेगी। मतलब एक टॉर्क 11th वाली स्प्रिंग पे लग रही होगी, और एक हमने पीछे जो टॉर्क लगाई है दैट इज 12th वाली। ठीक है, और ये जैसे ये बिहेव करेगी वैसे स्प्रिंग वाली भी बिहेव करेगी। बात समझ है कि नहीं है? मतलब एक टॉर्क 11th वाली जो स्प्रिंग में लगेगी, और एक टॉर्क 12th वाली जो आपने पीछे पड़ी है। जो टॉर्क आपने पड़ी थी कौन सी?
दैट इज स्प्रिंग वाली, वो क्या था, दैट इज आप 11th की बुक में जाके देखना, वहां पे था थीटा, कितना थीटा स्प्रिंग घूमगी इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये वाली टॉर्क आपने क्या निकाली, एन आई ए बी, है ना। अब देख ये जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी अपॉन के। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना, ये जो थीटा होता है, इस थीटा का मतलब होता है ये स्प्रिंग कितनी घूमी, ये जितना घूमेगा उतनी स्प्रिंग घूमेगी ना, ये कितना घूमेगा, जितना करंट इसमें ज्यादा होगा, मतलब अगर करंट इसमें यहां से पता चला कि ज्यादा करंट है तो ये ज्यादा घूमेगा और स्प्रिंग भी क्या करेगी, ज्यादा घूमेगी। तो ये थीटा ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, थीटा ज्यादा होने का मतलब ये हो गया कि ये ज्यादा करंट सेंसिटिव है, इसको बोलते भी करंट सेंसिटिविटी ही बोलते हैं, सेंसिटिविटी ही बोलते हैं। थीटा ज्यादा होने का मतलब यह हो गया कि अगर करंट ज्यादा हुआ तो थीटा भी ज्यादा होगा, अगर करंट ज्यादा, इसमें टॉर्क ज्यादा, इसमें ज्यादा, तो स्प्रिंग में ज्यादा, तो स्प्रिंग में ज्यादा तो घूमेगा ज्यादा, तो करंट ज्यादा होने से थीटा ज्यादा होगा, तो इसी को क्या बोला जाता है, करंट सेंसिटिविटी। ये कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, देख ये नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो थीटा बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, करंट बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा रेक्टेंगुलर कॉइल्स का तो वो भी थीटा बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो तब भी ये थीटा बढ़ जाता है। और के मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, के बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कितनी सख्त है, सख्त मतलब कितनी घूमेगी नहीं, जितनी कम घूमेगी, मतलब अगर स्प्रिंग ज्यादा है, स्प्रिंग ज्यादा का मतलब हो गया कि स्प्रिंग जिद्दी है, स्प्रिंग घूम नहीं रही है, तो उसका मतलब ये हो गया कि उसकी वजह से थीटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल फोर वेक्टर्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। ये था हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मेरे पास टॉपिक आता है कि हाउ यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, के गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। एक गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस मैंने जी बोल दिया है, ये कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा एमीटर में जब इसके पैरेलली आप एक रेजिस्टेंस लगा देते हो। मैंने वही लिखा है, व्हेन स्मॉल रेजिस्टेंस जिसका नाम क्या है, शंट, connected parallel to the galvanometer, it is converted, क्या galvanometer is converted into the ammeter। galvanometer किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में। ये इस चीज का पूरा ध्यान रखना, क्या कि galvanometer एमीटर में तभी कन्वर्ट होगा जब galvanometer के पैरेलली में एक रेजिस्टेंस लगा है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो galvanometer का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या वो ही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला, मतलब ये दोनों अगर पैरेलली लगे हैं, तो मैंने बताया था पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर यहां से करंट आया आई, गैल्वेनोमीटर में आई जी गया, तो रेजिस्टेंस में कितना जाएगा, इस आई में से आई जी कम हटा लोगे तो आई माइनस आई जी जाएगा इसमें, ठीक है। ये क्यों निकाला है, क्योंकि आपको यहां से आगे ओम्स लॉ करना है, V इज इक्वल टू आई आर। तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज G इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट इज करंट कितना आ रहा, I माइनस आई जी, और जो शंट है उसका रेजिस्टेंस कितना, R। अमूमन ये शंट के रेजिस्टेंस को पूछता है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ शंट इज इक्वल टू आई जी जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। बहुत जगह इस R की जगह S भी लिखा जाता है, एस की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती है। देख ऊपर वाला पोटेंशियल नीचे वाला बराबर है, आप पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, V I इंटू जी, क्योंकि यहां पे करंट क्या है, आई जी, और रेजिस्टेंस कितना G, यहां पे करंट कितना I माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस कितना R। खुद देखो ना, यहां से अगर करंट I आया, ऊपर आई जी चला गया, तो नीचे कितना जाएगा, I माइनस आई जी, ठीक है। तो ये शंट के लिए पूछता तो ये ऐसा लिखा जाएगा, ठीक। अच्छा, एक गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल मीटर में भी या वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट हो सकता है। पोटेंशियल मीटर या आप वोल्ट मीटर लिखो, वोल्ट मीटर मतलब एक गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, देखो when a small resistance shunt connected series to galvanometer it is converted into, गलत लिखा, it is converted into वोल्ट मीटर। मतलब पहले था कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर को
एमीटर में कन्वर्ट करते हैं आप किस तरह से है, किस तरह से गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में पूरा का पूरा वोल्ट मीटर बन जाएगा। कि अगर आप स्मॉल रेजिस्टेंस दैट इज शंट नहीं बोलते, और स्मॉल रेजिस्टेंस ही बोलो, इस केस में पर्टिकुलरली शंट नहीं बोलते। अगर स्मॉल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो करंट आई इधर से आएगा तो गैल्वेनोमीटर से भी आई ही जाएगा, और रेजिस्टेंस भी से भी कितना जाएगा, आई ही जाएगा। तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा V इज इक्वल टू आई आर होगा, और यहां पे करंट कितना है, आई, और नेट रेजिस्टेंस कितना होने वाला, ये आर नेट है। नेट रेजिस्टेंस मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो किसके बराबर है, G के बराबर, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अ शंट, या शंट नहीं बोल सकते, या स्मॉल रेजिस्टेंस दैट इज आर। यहां पे पर्टिकुलरली पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताता है। यहां पे अमूमन शंट के बारे में बात होती है। अच्छा सुनो, इधर देखना, सुनना, मेरी बात आराम से समझना। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर सर्किट में जब कभी भी आप एमीटर लगाते हो ना, तो वो सीरीज में लगाते हो, ये ध्यान में रखना। सर्किट में जब कभी भी एमीटर लगता है वो किस में लगता है, सीरीज में लगता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाते हो। वोल्ट मीटर हमेशा सीरीज में मतलब सर्किट में कैसा लगता है, पैरेलली लगता है। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी, ये कन्वर्शन भी समझ आया होगा। अब है करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब के एक लूप है, लूप मतलब सर्कुलर लूप है, इसमें ये बैटरी लगी है, और ये बैटरी का पॉजिटिव डंडा और नेगेटिव डंडा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव डंडा, यहां से करंट जा रहा है आई, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे है ना, ऐसे जा रहा है। अब जब मैंने इसको यहां से पकड़ा, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो ये कर्ल फिंगर अंदर की तरफ है, ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड घुस रही है, तो वो कौन सा पोल बन गया, साउथ। अगर आपको थोड़ा सा बोता भी मैग्नेट का याद है, मैग्नेट का याद है कि भाई साहब मैग्नेट के दो पोल होते थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती थी और साउथ में जाके घुसती थी। तो यहां पे तो ऐसा, ये लूप ऐसे बिहेव करी है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घुस रही है। तो अगर किसी लूप में करंट कैसा हो, क्लॉकवाइज हो, तो वो कैसी बन जाती है, साउथ पोल जैसी बन जाती है। अगर किसी लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ऐसे पकड़ो, करंट ऐसे ऊपर होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा ऊपर, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कहां निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, तो कहीं से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये कैसा बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। मतलब अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, तो लूप में वो अगर सामने से दिखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो कैसा बन जाता है, दैट इज नॉर्थ पोल बन जाता है। ये जो मैंने अभी बोला है, इसी को क्लॉक रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉक रूल भी बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने नीचे लिख भी रखा है, व्हेन अ करंट मूव्स थ्रू द लूप इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। अगर लूप में करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो फील्ड अंदर जा रही है, तो वो साउथ जैसा बन जाएगा। और अगर 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 करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती हुई नजर आती है। ये बात समझ आई। अब मेरी बात समझना, देख इतनी बात तो मुझे समझ आ गई। अब करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल कैसा हुआ, कि ये लूप है, मान के चल ये तेरे सामने लूप है, इधर देखना, ये बनाया मैंने अभी, ये लूप है, ठीक है। अब ये तेरे सामने करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ना 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 इस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ये कैसे जा रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल है, बोला था ना। और अब तू ऐसे देख जरा, अब ऐसे देख, ये वही चीज है, पर तू थोड़ा सा मतलब इससे लाइट अगर पास करके देखे ना, ऐसे देख, तो तुझे दिख रहा होगा कि ये करंट ना ऐसे पास कर रहा है, ऐसे। बात समझे कि नहीं, कैसे पास कर रहा है,
ऐसे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक लूप एक तरफ से साउथ पोल हो जाता है और दूसरी तरफ से नॉर्थ पोल हो जाता है। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कुछ नहीं करो, आप पेज लो, वाइट पेज लो, उस पर जोर जोर से ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज बनाओ, तो क्लॉकवाइज वाला कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज वाला आपको साउथ पोल नजर आएगा, जैसे मैंने अभी समझाया। और आप पीछे ड्रा नहीं करना, आप ऐसे ही रखो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे पैटर्न जो बना है ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एक ही लूप एक तरफ से साउथ पोल हो जाती है और दूसरी तरफ से नॉर्थ पोल हो जाती है। तो ये क्या बन जाता है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल कैसे, एक तरफ से नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ से साउथ पोल, तो ये बन गया डाइपोल। और इसके दो फोटो एक तरफ से फ्रंट साइड से और बैक साइड से मैंने बना के बताए हैं। अब होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अच्छा ये क्या चीज होती है, आराम से समझना। ये बताती है कि ये जो पोल बना है, ये जो रिंग की वजह से एक साइड रिंग की बन गई है नॉर्थ पोल और दूसरी साइड बन गई है साउथ पोल। मैंने अभी आपको एक चीज बोली कि अगर किसी भी रिंग में से सीधी साइड से करंट अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो वो बन जाता है साउथ पोल, और मैंने इस साइड कुछ ड्रा नहीं करके रखा, अगर आप ध्यान से देखो कुछ ड्रा नहीं है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये बन जाता है नॉर्थ पोल। सर ये दोबारा क्यों समझा रहे हो, लाइट चलेगी थी यार, गवर्नमेंट क्या बोलूं, फिर मैं दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इतनी बात तो समझ आई, क्या ये क्लॉक रूल है, ठीक है, और रिंग का एक साइड साउथ पोल बना और दूसरी साइड नॉर्थ पोल, तो ये दो अलग अलग पोल बने, तो ये एक ही रिंग क्या बन गई, दैट इज डाइपोल, ठीक है। और एक टर्म आती है जिसको आप बोलते हो डाइपोल मूवमेंट, इसको डिनोट करते हैं एम से। ये एम ये बताता है कि ये कितना खतरनाक मैग्नेट बना है, ये कितना खतरनाक डाइपोल बना है, वो डिपेंड करेगा कि इसमें करंट कितना दौड़ रहा है, करंट की वजह से मैग्नेट है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि इसका कितना एरिया है और कितना करंट इसमें मूव कर रहा है। तो अगर दोनों को जोड़ोगे तो इस डायरेक्टली मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम से डिनोट करते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, कैटरीना कैफ आई इंटू ए। कैटरीना कैफ की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए। और इसकी यूनिट भी पूछता है, दैट इज एंपियर, करंट की यूनिट एंपियर है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा यहां पे हमारा ये वीडियो लेक्चर होता है खत्म। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर करवाया है, सब बेसिक करवाया, सब कुछ करवाया इस चैप्टर का, बोर्ड का हर एक सवाल करवाया है। प्लीज मेरा यकीन रखें कि सारे क्वेश्चन इसी वीडियो लेक्चर से आने वाले हैं। बाकी सपोर्ट करते रहें, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं रेगुलर एक वीडियो पक्का डालूं किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड। बाकी आप दुआ करेंगे तो दुआ में तो हमेशा खैर होती है, दुआ में बरकत होती है, तो प्लीज मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं तंदुरुस्त रहूं, मेरे साथ टीम जुड़े, मेरी टीम बने, ताकि मैं आपके लिए हर रोज वीडियो लाता रहूं। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। और मैंने अलग अलग चैनल क्रिएट कर दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग क्लास के क्रिएट कर दिए हैं, व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर दिया और टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट कर दिया है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। क्या देख रहे हो, अब जाओ कुछ खाओ पियो ऐश करो, ऐसे रोज तो मुझे देखते ही हो, ठीक है नहीं, मैं भी चलता हूं।